सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग कुछ केस स्टडीज को पढ़ने वाले हैं। इस केस स्टडी का सबसे खास बात क्या है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि ना सुसाइड से रिलेटेड ये केस स्टडी है। और जब मैं इस केस स्टडी को आपको पढ़ाऊंगा, मैं नाम सब कुछ आपको भी बता रहा हूं, तो आप क्या होगा, आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इस केस स्टडी को पढ़ने के लिए हमें और 2 केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप ध्यान से पढ़ेगा इसको, ठीक है। और ये ऐसा बात नहीं, अब आप लोग सोचिए सर इस केस स्टडी का मुझे क्या काम है? बहुत कुछ काम है। एक तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी। मैं बोल रहा हूँ ऐसा ये वाला केस स्टडी के भी रेलवे के एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बट इससे ना आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चीज अलाउड है, क्या चीज नहीं अलाउड है। इससे ना हर कोई को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस केस स्टडी को देखिए। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले ना इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, ठीक है। एक सेकंड में से इरेज करो, अच्छा नहीं चल रहा है ना, वेट एक सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 309, ठीक है। मतलब आईपीसी की कौन सा धारा, हम 309 का बात करें, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर ना आप अटेम्प्टेड सुसाइड जो होता है, अटेम्प्टेड सुसाइड, आई होप सबको दिख रहा होगा ना, अटेम्प्टेड सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इज अ पनिशेबल ऑफेंस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑफेंस मतलब अगर आप ना क्या करोगे, सुसाइड करने का अटेम्प्ट करोगे। सुसाइड करने का मतलब बहुत लोग होता है ना जो सुसाइड कर लेता है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हमारा क्या आईपीसी इंडियन पिनल कोड में धारा कौन सा है, धारा 309 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब आपको उसके लिए सजा होगा। एक बार तो आपने सुसाइड कर लिया और बाद में आपको उसके लिए क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। अब ऐसा क्यों बोले जाता है इंडियन पिनल कोड में 309 में, ऐसा धारा 309 में ऐसा क्यों बोला गया? आप सोचो, ऐसा इसलिए बोला गया ना, मैं आज आपको बहुत सारे केस स्टडी पढ़ाने वाला। इसको समझने से पहले एक केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा आपको, पी रथिनम, ठीक है। पी रथिनम केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। ये केस स्टडी जो था मैं लिख रहा हूं, ठीक है, दिखेगा आप सबको, पी रथिनम, पी रथिनम, समझ रहे हो क्या बोला मैं? पी रथिनम, पी रथिनम वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन कब का केस है ये? 1994। तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था। मैं ये केस को छोटा सा बताऊंगा, मेन केस स्टडी सबसे लास्ट में पढ़ाने वाला हूं जो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पी रथिनम केस में क्या बोला, ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला मतलब केंद्र सरकार और पी रथिनम के बीच ये केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सा वर्ड बोला, क्या बोला, बोला ना कि हम लोग क्या है, वी आर द रिसोर्सेस ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब हमारा कंट्री, आप और हम क्या, बताओ ये देश का क्या मतलब है? जब हम और आप नहीं, हम ही आप तो है जो इस देश को चलाते हैं, तो हम लोग क्या है, किसी स्टेट के रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस मतलब समझ रहे हो, संपदा है हम लोग यहाँ के। अगर हम लोग नहीं होंगे तो इस स्टेट को चलाएगा कौन? तो हम और आप है तो ये स्टेट है, और हम और आप है तो हम ये स्टेट नहीं है, तो हमारे रहने पे ये स्टेट भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कंट्री भी क्या कर रहा है, एग्जिस्टेंस में। जब हम ही नहीं रहेंगे, यहाँ कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, तो फिर स्टेट का क्या मतलब है? तो उन्होंने क्या बोला, पी रथिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बहुत सिंपल सा लाइन बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी आर द रिसोर्सेस ऑफ स्टेट, वी आर द रिसोर्सेस, हम लोग क्या है, रिसोर्स है, मतलब जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। वी आर द रिसोर्सेस ऑफ, वी आर द रिसोर्सेस ऑफ स्टेट, हम लोग क्या है, स्टेट के रिसोर्सेस है। तो अगर हम लोग बताओ, अब हम आपसे एक सिंपल सा बात पूछ रहे, ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूं। आप गए ताजमहल में और ताजमहल को जाके तोड़ दिया, तो ताजमहल क्या है, हमारा एक रिसोर्स है। आप हमारे रिसोर्स को तोड़ सकते हो? वी आर द रिसोर्सेस ऑफ स्टेट। रिसोर्सेस का मतलब समझो, जिससे हमारा देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे हमारा देश विकास करेगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ताजमहल से जैसे टूरिज्म आता है तो मनी आता है, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। तो उसी तरह से अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारा स्टेट डेवलप कैसे करेगा? तो अगर आप आज
जाके ताजमहल को जाके कुछ करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ना, क्योंककि वो हमारा हेरिटेज है। उसी तरह से अगर हम खुद को क्या कर रहे हैं, खुद को अगर सुसाइड में ढकेल रहे हैं, इसका मतलब क्या करें, हम स्टेट के रिसोर्सेस है, और अगर आप रिसोर्सेस को हर्ट करोगे इसका मतलब क्या है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। एक बात तो यह सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। इसलिए दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में एक बोला, ठीक है, एक और बात बोला, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, आपने पढ़ा था राइट टू लाइफ, कहां पढ़ा था, ठीक है, या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 21 में, याद है ना, राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 में। उसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बोला, ये बात तो सही है कि हम लोग क्या है, स्टेट के रिसोर्सेस है, मतलब स्टेट के रिसोर्सेस है, मतलब हमारा स्टेट तभी डेवलप करेगा जब हम और आप अवेलेबल है। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि जीवन का अधिकार किसे है, मुझे है। तो ये अगर मुझे, मेरे पास ये अधिकार है कि मेरे जीवन का अधिकार किसे है, मुझे है, तो राइट नॉट टू यूज माई राइट इज ऑल्सो, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक और लाइन बोला, राइट नॉट टू यूज माई फंडामेंटल राइट, राइट नॉट टू use my fundamental right, fundamental right is also my right, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, ये बात तो सही है कि हम लोग क्या है, स्टेट के रिसोर्सेस है, और स्टेट के रिसोर्सेस को कोई हर्ट करेगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। और अगर हम सुसाइड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, स्टेट के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उसको हार्म कर रहे हैं। ये बात तो एक ठीक है, लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट में क्या आ रहा है कि राइट टू लाइफ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहां लिखा गया है, हमारे जीवन का क्या है, रक्षा करने का अधिकार है, या हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने जीवन को जी सके, ये कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेकिन इसका काउंटर पार्ट क्या है, राइट नॉट टू यूज माई फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो माई राइट, मतलब अगर हम नहीं चाहते कि हम अपना अधिकार को यूज करें, ये भी तो मेरा ही राइट है ना, मतलब हम अगर अपने फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को यूज नहीं करें, ये भी किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला, उस टाइम एकदम सिंपल सा जजमेंट, ये पी रथिनम केस में, ये मैंने ऐसे ही बता दिया, पी रथिनम केस का जो मेन जजमेंट था वो पता है क्या है, इसका जजमेंट है, उन्होंने बोला ना ये जो आईपीसी का सेक्शन 309 है वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि ये आर्टिकल 21 को क्या करा, वायलेट करा। मेरे पास ये अधिकार है कि ठीक है, राइट नॉट टू लिव, मतलब मेरे पास ये अधिकार है कि हम जिंदा नहीं रहें। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये बात तो सही है कि हम लोग स्टेट के रिसोर्सेस है, और कोई स्टेट के रिसोर्सेज को हानि पहुंचाएगा तो उसको क्या होगा, पनिशमेंट। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, आप जाओ और जो आपका किसी भी तो स्टेट में आप रहते होगे ना, स्टेट मतलब कंट्री भी होता है, राज्य भी होता है, आप वहां के विधानसभा को जाके नुकसान पहुंचा दो, आपको जेल में डाला जाएगा ना, पनिशमेंट मिलेगा ना। तो वो विधानसभा क्या है, दैट इज द रिसोर्स ऑफ स्टेट। वैसे ही हम और आप क्या है, उस स्टेट के रिसोर्सेस है। तो अगर हम लोग स्टेट के रिसोर्सेस को हानि पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आपको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। लेकिन इसका काउंटर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। याद है ना, मैंने बोला था, मतलब ये मेरे पास अधिकार है जीवन जीने का। तो अगर ये मेरे पास अधिकार है तो ये भी तो मेरा ही अधिकार है ना कि हम जीवन नहीं जिए, ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे पास अधिकार है कि हम अपने जीवन को कैसे भी जिए। मुझे नहीं जीना है तो मैं नहीं जीऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये आर्टिकल में मेंशन है, और राइट नॉट टू यूज माई फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो माई राइट, मतलब हम अपने मौलिक अधिकार को यूज ना करें, ये भी मेरा क्या है, खुद का राइट है। तो अगर कोई पर्सन अगर खुद के हिसाब से सुसाइड कर रहा है, वो बोल रहा नहीं मुझे नहीं जीना है, तो वो भी उसका एक क्या है, राइट है। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लाइन बोला, राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ राइट, राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ व्हाट, राइट। मतलब अगर हम लोग नहीं रह रहे हैं जिंदा, मुझे जिंदे रहने का मन नहीं है, हम सुसाइड करें, वो भी मेरा अधिकार है। क्यों, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, मैं अपने जीवन को कैसे भी रखूं, ठीक है। इसलिए जो आईपीसी का जो सेक्शन है 309, मतलब इंडियन पेनल कोड का जो धारा नंबर 309 है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए ये वाला चीज यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये किसमें बोला, मतलब इस जजमेंट में आपको क्या याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये किसी के पास अधिकार है कि वो नहीं जिए, ठीक है। ये किसी के पास अधिकार है कि वो सुसाइड कर सकता है। राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो व्हाट, अ फंडामेंटल राइट। कैसा राइट है ये,
फंडामेंटल राइट। अब बोलोगे सर ये फंडामेंटल राइट क्यों है? क्योंकि देखो ये फंडामेंटल राइट इसलिए है ना क्योंकि हमने पढ़ा था ना आर्टिकल 21 क्या होता है, लिविंग लाइफ, ठीक है, विथ लिविंग लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी। याद है मैंने बताया था, विथ चॉइस एंड डिग्निटी। समझ में आया क्या बोल रहा मैं, विथ चॉइस एंड डिग्निटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्योंकि हम अपनी लाइफ को कैसा जीना है, मुझे क्या अधिकार मिला आर्टिकल में कि हम अपने चॉइस से और अपने सम्मान से जिए। और कभी हमको लग रहा है कि नहीं मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे वो डिग्निटी नहीं मिल रहा है, मेरे चॉइस के हिसाब से मैं लाइफ नहीं जी पा रहा हूं क्योंकि मेरे लाइफ का तो मुझे अधिकार है, ये आर्टिकल 21 में मेंशन है। तो अगर मैं नहीं जीना चाहता हूं तो ये भी मेरा एक फंडामेंटल अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है, और मैं सुसाइड कर सकता हूं और उस टाइम हमको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है। ये किस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने? पी रथिनम केस में बोला। कब बोला? 1994 में। क्या बोला कि मरना भी आपका अधिकार है, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब मरना है और कब जीना है। ये कौन से केस में बोला? पी रथिनम में। कब बोला? 1994 को। और क्या बोला? ये भी मेरा मतलब ये भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपने जीवन को नहीं जीना चाहते हैं, सुसाइड कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। बट मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद बताता हूं। आपको क्या याद रखना है? आपको एक बात याद रखना है, पी रथिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर कोई सुसाइड कर रहा है, अगर कोई जीना नहीं चाहता है, वो भी उसका क्या है? फंडामेंटल राइट है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है? इरेज करता हूं फिर। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? आपको एक बात याद रखना, पी रथिनम केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? राइट टू क्या है? राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन नहीं जीना चाहते हैं, हम सुसाइड करना चाहते हैं, तो ये भी मेरा क्या है? फंडामेंटल अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है। ये कहाँ मेंशन था? इट इज मेंशन इन व्हाट? इन विच केस? इन पी रथिनम केस 1994। अब एक केस हुआ, इससे बहुत इंटरेस्टिंग केस आने वाला। अब आप लोग हंसोगे थोड़ी देर के लिए। देखो एक केस हुआ ज्ञानकौर, GIN, ज्ञानकौर मतलब ये एक लेडी का नाम है, ठीक है? ज्ञानकौर एंड हर हस्बैंड, ठीक है? ये कब का केस है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? हस्बैंड 2005 का ये केस है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इनकी एक डॉटर इन लॉ थी, वो सुसाइड कर ली, और उसको अबेटमेंट कौन किया था सुसाइड के लिए? इन्होंने किया था। तो इन पे एक केस हुआ। इसमें केस में क्या था, इनकी जो डॉटर इन लॉ मतलब सर इनकी जो बहू थी, मतलब इनका बेटा का जो वाइफ थी, ठीक है? वो क्या हुआ, इनकी जो डॉटर इन लॉ थी उसने क्या कर लिया, डॉटर इन लॉ उसने क्या कर लिया था, उसने सुसाइड कर लिया था, ठीक है? और उस सुसाइड के लिए उसको कौन किया था, मजबूर कौन किया था? अबेटमेंट कौन किया था? मजबूर मतलब अबेटमेंट, ABETMENT, अबेटमेंट। उसको मजबूर कौन किया था? इन दोनों ने किया था। किसने? ज्ञानकौर ने और उनके हस्बैंड ने किया था। तो जब उन पे केस हुआ तो पता है ज्ञानकौर का स्टेटमेंट क्या है उस केस में? उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, मैंने तो अपनी बहू का हेल्प किया है। उन्होंने पूछा कैसे आपने हेल्प किया है? तो बोले, उन्होंने क्या बोला, ज्ञानकौर और उनके हस्बैंड में उन पे ना कौन सा सेक्शन लगा था पता है? IPC, मैं यहां भी एक सेक्शन लिख रहा हूं, IPC सेक्शन 306। सेक्शन 309 में क्या था, अगर आप सुसाइड कर रहे हो तो वो क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल किया और क्या बोला, वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। किस केस में? पी रथिनम केस में। कब हुआ था? 1994 को हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ, IPC 306 लगा, ठीक है? इसमें क्या आता है, अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब किसी को क्या करना, अगर आप किसी को मजबूर कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है? तो अबेटमेंट टू सुसाइड ठीक है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गया ना, सॉरी। टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है? ये तो उसने बोला ना, माय लॉर्ड आप लोग जो मेरे पे केस डाल रहे हो वो तो एकदम गलत है। आपने कौन सा सेक्शन लगाया है? IPC सेक्शन 306। उसमें क्या बोला गया है, अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब आप अगर किसी को मजबूर कर रहे हो किस लिए, आत्महत्या करने के लिए, तो वो एक क्या है,
पनिशेबल ऑफेंस है, कैसा जुर्म है जिसमें आपको दंड दिया जाएगा। बट आप गलत कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? बोला बोल सकते हो ना मैम, अलाउड। आप याद कीजिए कौन सा केस याद कीजिए, ये कब का टाइम है? 2005। और पी रथिनम केस कब हुआ था? 1994 को। उन्होंने क्या बोला? आप ही ने तो पी रथिनम केस में बोला है, ठीक है, राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। मतलब कोई नहीं जीना चाहता है, ये भी एक क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो मैंने तो अपनी बहू का मदद किया है, वो नहीं जीना चाहती थी, तो मैंने उसका क्या में हेल्प किया है? मैंने उसका हेल्प किया है आर्टिकल 21 को फॉलो करने में। उसने क्या बोला? ज्ञान कौर ने क्या बोला? बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला और बहुत क्लेवरली। उसने क्या बोला? पी रथिनम केस में आपने क्या बोला था? राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर कोई जीना नहीं चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो ये भी मौलिक अधिकार है। और मेरी बहू भी आत्महत्या करना चाहती थी, तो मैंने जाके उसका मदद कर दिया। तो मैंने क्या करवाया? फंडामेंटल आर्टिकल को फॉलो करवाया। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 21 को। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो हमको? मेरे पे ये कैसे लगा सकते हो? आईपीसी सेक्शन 306, क्योंकि आप ही ने तो बोला है कि मरना क्या है? मौलिक अधिकार है, और मैंने तो उसका मौलिक अधिकार फॉलो करवाने में हेल्प किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ऐसा बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड मतलब सर ना उस वाले जो डिसीजन को सरपास कर दिया, ठीक है। ओवर रूल्ड, कौन सा डिसीजन को ओवर रूल्ड कर दिया? ठीक है, वो वाले डिसीजन को ओवर रूल कर दिया जिस डिसीजन में क्या बोला गया था? जिस डिसीजन में बोला गया था कि क्या है? मरना हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या ओवर रूल करता है और एक नया डिसीजन देता है। क्या बोलता है? जो पी रथिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसीजन दिया था, वो डिसीजन गलत था। मरना किसी का अधिकार नहीं है। और आप जो बोल रहे हो, आपने तो क्या किया? उसे मजबूर किया, ये तो आपका अधिकार है ही नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ मरना आपका अधिकार हो सकता है, बट कौन से केस में? मैं जो पिछला वाला डिसीजन है उसको मैं क्या कर रहा हूं? ओवर रूल कर रहा हूं। और एक नया स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अगर, सुन लो, अगर नेचुरल डेथ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल डेथ तब कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ इट इज नेचुरल डेथ देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कौन सा डेथ हो? अगर ये है तब तो एकदम सही है, बट अगर कोई क्रिमिनल डेथ हो, क्रिमिनल मतलब समझ रहे हो? अब ऐसा होगा तो मैं गया और किसी का मर्डर कर दिया और मैंने बोला अरे पी रथिनम केस में आप ही ने तो बोला था राइट नॉट टू लिव इज अ फंडामेंटल राइट। उस बंदे ने बोला मुझे मरने क्या है, मुझे जीना नहीं है, तो मैंने जाके बस ले चाकू मार दिया, खत्म, 1 2 3 लेट्स गो, राम नाम सत्य है, ठीक है। तो क्या, लेकिन नेचुरल डेथ के केस में ये चीज क्या है? चलेगा। बट अगर क्रिमिनल डेथ है, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते राइट नॉट टू लिव इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब नहीं जीना भी मेरा एक क्या है? मौलिक अधिकार है। हमें ऐसा नहीं बोल सकते। पहला तो ये। दूसरा, कौन से डेथ में? एक्सीडेंटल डेथ में भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। अब मान लो किसी ने क्या किया, जान के किसी का एक्सीडेंट करवा दिया और बोला अरे मैंने तो उसका हेल्प किया, कौन सा आर्टिकल फॉलो करवाने के लिए? आर्टिकल 21। क्यों? क्योंकि पी रथिनम केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि मरना भी किसी का मौलिक अधिकार है, मैंने तो उसका हेल्प किया है। बट ये दोनों चीज नहीं फॉलो होगा। कब नहीं फॉलो होगा? याद रखना, ये उस चीज में नहीं फॉलो होगा जो राइट टू क्या है? राइट टू क्या? राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। इस केस में फॉलो नहीं हो। तो कब फॉलो होगा? नेचुरल डेथ हो, या किसी को ऐसा हो जाए कोई कोमा में चला जाए, ठीक है, या किसी के साथ ऐसा वो कोई वेजिटेटिव स्टेट में चला जाए। वेजिटेटिव स्टेट मतलब जहां से वो रिटर्न ना आ सकता है, या कोमा में चला गया, या उसको बहुत क्या, जैसे आप मान लो 4th स्टेज कैंसर है, 4th स्टेज कैंसर, या कुछ भी हो सकता है 4th स्टेज कैंसर, या उसको कोई बहुत भयंकर कुछ हॉरिबल टाइप का डिजीज हो गया जिससे वो कभी बच नहीं सकता है, या वो हमेशा के लिए क्या चला गया? वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, या हमेशा के लिए कोमा में चला गया। तो ऐसे केसेस में 2016 में इसका जब जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हाँ आप सही बोल रहे हो, आपने सही बोला, राइट नॉट टू लिव इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। बट पी रथिनम केस में जिसका ये जो डेफिनेशन दिया गया वो गलत था। हम उस डिसीजन को क्या कर रहे हैं? ओवर रूल कर रहे हैं। किस केस में? राइट नॉट टू लिव इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब मरना भी मेरा क्या है? मौलिक अधिकार है। किस केस में? जब मेरा कोई नेचुरल डेथ हो। ऐसा नहीं कि कोई किसी का मर्डर कर दिया तब भी, ऐसा नहीं कोई किसी को मजबूर कर दिया तब भी, ऐसे नहीं कोई किसी का एक्सीडेंट कर दिया तब भी। जब नेचुरल डेथ हो तब, या कोई कोमा में चला गया, ठीक है, अब वो कोमा से वापस नहीं आ सकता, डॉक्टर ऐसा बोल चुका है, या किसी को बहुत 4th स्टेज का कैंसर है, या किसी को कोई भयंकर बीमारी है,
तब ये चीज हो सकता है। राइट नॉट टू लिव इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब जीना हमको अगर नहीं जीना है वो भी मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन कोई जान के किसी को मार रहा है, कोई किसी का एक्सीडेंट करवा रहा है, कोई किसी को मजबूर कर रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो ये इस टाइम में कब बोला इसे, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बोला। और ज्ञान कौर और उसके हस्बैंड को क्या मिल गया, पनिशमेंट मिल गया। अब इससे रिलेटेड एक थर्ड केस है जिसके लिए मैंने आपको इतना सारा चीज पढ़ा है। मुझे ये क्यों पढ़ाना पड़ा, ज्ञान कौर और वो पी रथिनम केस, क्योंकि थर्ड केस मुझे आपको पढ़ाना था। मैं इसको इरेज करता हूं और फिर थर्ड केस के पास आता हूं, ठीक है। तो हमने जो पिछला 2 केस स्टडी पढ़ा था मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अब वो 2 केस स्टडी हमने क्यों पढ़ा था, इस थर्ड वाले केस को पढ़ने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या था ये थर्ड केस स्टडी, इसमें एक बहुत फेमस नाम है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अरुणा सॉनबर्ग, ठीक है, अरुणा सॉनबर्ग। अब ये था क्या बताता हूं मैं, ठीक है। ये इसमें एक हॉस्पिटल आएगा, KEM हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल कहाँ था, मुंबई में। एक्चुअली में अभी भी है, था क्या, ठीक है। KEM हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई में एक जगह है पारेल, मुंबई, ठीक है। अब ये केस स्टडी है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें क्या था, ये जो हॉस्पिटल था ना उसमें वो एक नर्स थी, शी वाज अ नर्स। और मैं ये जो आपको केस स्टडी पढ़ा रहा हूं ये है 1973 का। अब अरे सर इतना पुराना क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग, आप सुनो। ये 1973 का। इसमें हुआ क्या कि ना एक वार्ड बॉय था, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वार्ड बॉय, ठीक है, इसको क्या करता है, मतलब रात का टाइम था, अरुणा सॉनबर्ग को क्या करता है, सेक्सुअली हरास करता है, सेक्सुअली हरास करता है, ठीक है, हरास्ड, सेक्सुअली हैरेस करता है। और उसको क्या करता है, एंड ट्राइड टू किल हर, एंड ट्राइड टू व्हाट, किल हर, और उसको मारने का कोशिश करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या करता है 1973 में अरुणा सॉनबर्ग जो कि एक नर्स थी, रात को एक वार्ड बॉय क्या करता है, उसको सेक्सुअली हरास करता है, मतलब उसका रेप करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। बट बहुत अच्छा बात है, बट क्या होता है, वो बच जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो कोमा में चली जाती है, ठीक है। वो बच तो जाती है बट कहाँ चली जाती है, कोमा में चली जाती है। अब प्रॉब्लम हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सा बात हो रहा है। उसको तो वो सेक्सुअली हरास किया, मारने का भी कोशिश किया, लेकिन वो बच तो गई लेकिन कोमा में चली गई। और ये चीज़ कब हुआ था, ये केस 1973 में, और ये चीज़ लगातार चलते रहा, वो कोमा में ही रही। आ गया टाइम 2010 का। 2010 में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम क्या था, पिंकी बिरानी था। उसने क्या देखा, उसने देखा कि ये जो अरुणा सॉनबर्ग है वो तो कभी भी अब क्या हो सकती है, कभी भी वो जिंदा, मतलब कभी भी वो कोमा से बाहर निकल नहीं सकती है, उसका पूरा लाइफ ऐसे ही बीत जाएगा। तो उसने एक काम किया, ठीक है, 2010 में उसकी एक फ्रेंड थी, क्या नाम था फ्रेंड का, पिंकी विरानी, पिंकी विरानी, ठीक है। उसने क्या किया, ठीक है, एक PIL डाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैंने बताया ना, आप भी PIL डाल सकते हो, मैं पढ़ाऊंगा आपको PIL क्या होता है। अभी तब तक से आप समझ लो, बस सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या किया, उसने एक केस डाला, ठीक है। PIL में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है, आपको जरूरत नहीं है किसी वकील का, आपको कुछ का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक PIL का फॉर्मेट होता है, उसको बस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देनी। इवन आप अपने घर से बैठकर किसी PIL को फाइल कर सकते हो और उसका क्या होगा, सुनवाई जो होगा वो वहां हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसका केस ये है कि उसमें किसी दूसरे का इंटरेस्ट होना चाहिए, आप अपने इंटरेस्ट के लिए PIL नहीं डाल सकते हो। तो PIL मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। पिंकी विरानी ने हाई कोर्ट में एक PIL डाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला। कौन से हाई कोर्ट में, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसने क्या किया, एक PIL डाला। उस PIL में क्या बोला कि माय लॉर्ड, ये जो अरुणा सॉनबर्ग है वो क्या है, कई साल से, देख रहे हो यहाँ 27 ईयर्स, और इधर देख लो, इधर भी 10 साल हो गया ना, बहुत लंबा टाइम हो गया ना। तो वो 37 ईयर्स से क्या है, कोमा में है। कब, कौन, अरुणा सॉनबर्ग। अच्छा मैंने एक बात आपको नहीं बताया, जब ये केस हुआ था ना तो वो 25 ईयर्स की थी, अप्रॉक्स 25 ईयर्स, ठीक है, ये जब केस हुआ था तब, ठीक है। तो अब ये 2010 का बात है, मतलब उस टाइम से कितना टाइम बीत गया, 37 ईयर्स। और 37 ईयर्स से वो कहाँ है, कोमा में है। तो पिंकी विरानी क्या बोलती है, माय लॉर्ड, अरुणा सॉनबर्ग जो है वो इतने सालों से कोमा में है और अब कभी भी वो क्या है, कोमा से बाहर नहीं निकल सकती है। और हमने क्या पढ़ा है आर्टिकल 21 में, याद करो आप, आर्टिकल 21 में क्या पढ़ा है, लिविंग लाइफ विथ व्हाट, लिविंग लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी, चॉइस एंड
डिग्निटी, मतलब हमें अपना जीवन का कैसे जीने का अधिकार है, अपने चॉइस से, सम्मान के साथ। और अगर आप अपने लाइफ को अपने सम्मान के साथ और अपने चॉइस के अनुसार जी नहीं सकते हैं तो आर्टिकल 21 का क्या है, वायलेशन है। तो उसने क्या बोला, माय लॉर्ड, ये जो अरुणा सॉनबर्ग है वो क्या, अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा केस में हुआ था ना, ये जो जब से ये केस हुआ है उसके बाद से उस हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स आई है ना, वो अरुणा सॉनबर्ग को कैसे करती थी, एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, अपने फैमिली मेंबर की तरह मानती थी, उसका हमेशा केयर करती थी। बट प्रॉब्लम ये था कि ऐसा लाइफ जीने का फायदा ही क्या। देखो वो कब हुआ था, 1973 में, वो 25 साल की थी और उसके बाद 37 इयर्स बीत गया, फिर भी वो कोमा में है। तो ऐसा लाइफ जीने का कोई फायदा ही नहीं है। तो पिंकी विरानी ने PIL डाला हाई कोर्ट में, कहां के हाई कोर्ट में, बंबई हाई कोर्ट में, और उसने क्या बोला, माय लॉर्ड, उसका 37 इयर्स बीत गया है और अभी तक से वो कोमा में ही है। जबकि आर्टिकल अनुच्छेद 21 हम लोग को क्या बोलता है, हमें कैसा जीवन का अधिकार है, विथ चॉइस, अपने चॉइस और सम्मान के साथ। उसके जीवन में तो कहीं सम्मान और क्या है, डिग्निटी दिख ही नहीं रहा है, चॉइस दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा जीवन जीने से अच्छा हम लोग उसको क्या दे दे, मर्सी किलिंग दे दे। मर्सी किलिंग मतलब उसको मृत्यु दंड देते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छा मृत्यु बोलते हैं। तो उसने क्या बोला, माय लॉर्ड, उसे क्या मिलना चाहिए, मर्सी किलिंग मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, वो भी कैसा, इच्छा मृत्यु वाला। ठीक है, इच्छा मृत्यु उसको मिलना चाहिए। इच्छा मृत्यु क्यों मिलना चाहिए उसे, इच्छा मृत्यु इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और अब तो वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं निकलेगी। तो ऐसा लाइफ जीने से अच्छा क्या है, उसको मार दिया जाए। बट ये जो हाईकोर्ट था ना, हाईकोर्ट ने क्या बोला, नहीं, हाईकोर्ट ने उसको क्या किया, डिनाई कर दिया। हाईकोर्ट डिनाइड, ठीक है, बोला नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं। तो ये जो पिंकी विरानी थी उसने, वो कहाँ पहुंच गए, वो यहाँ के जाने के बाद वो डायरेक्ट चली गई सुप्रीम कोर्ट में। वो कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, हाँ तुम सही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हाँ आर्टिकल 21 क्या बोलता है, लिविंग लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी। मतलब अगर हम लोग अपना जीवन को जी रहे हैं तो हमें कैसे जीने का अधिकार है, अपने चॉइस से, सम्मान से। लेकिन यहाँ तो उसका ना तो कोई चॉइस है ना तो कोई सम्मान है, वो 37 ईयर से कहाँ है, कोमा में है। तो ऐसा लाइफ जीने का तो कोई अधिकार नहीं। याद करो, याद है कौन सा केस में बोल रहा हूँ, याद करो, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना इससे पहले पी रथिनम केस और उसके बाद वाला केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर किस केस में हम लोग मर्सी किलिंग दे सकते हैं, इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, जब क्या हो, नेचुरल डेथ हो या ऐसा स्टेज हो जब वो कोमा में चला गया और कभी क्या है, कोमा से बाहर ना आ पाए। या और क्या हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उसको बहुत भयंकर बीमारी है और वो अब क्या है, उससे कभी बाहर नहीं आ सकता है और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ऐसे केसेस में हम किसी को क्या दे सकते हैं, मर्सी किलिंग दे सकते हैं, इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, याद है ना। बट ऐसा नहीं कि हम किसी का मर्डर कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम क्या करें, किसी का क्या मर्डर कर दिया, किसी का एक्सीडेंट कर दिया और उस केस में बोले कि नहीं ये तो मेरा अधिकार है आर्टिकल 21 में। बट ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सिंपल सा बात बोला कि ठीक है, ये कौन सा केस है, ये ऐसा केस है जिसमें दिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, मर्सी किलिंग दिया जा सकता है, मर्सी किलिंग दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, 7 मेंबर्स पैनल बनाया था, मेडिकल टीम बनाया था। और वो मेडिकल टीम कहाँ गई थी जांच करने के लिए, अरुणा सॉनबर्ग को जांच करने गई थी। और जब उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया ना सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मर्सी किलिंग नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मना कर दिया। बट 2015 में अरुणा सॉनबर्ग का क्या हुआ, खुद ब खुद डेथ हो गया, ठीक है। बट मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, मैं ये केस स्टडी मैंने क्यों बताया, मतलब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या हुआ, पिंकी विरानी पहले कहां गई, हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको डिनाई कर दिया। पिंकी विरानी का एंटी आर्ग्यूमेंट क्या दिया उन्होंने, ठीक है। हाई कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था कि नहीं हम लोग किसी को मर्सी किलिंग नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या बोला, एंटी आर्ग्यूमेंट में क्या दिया, लिविंग लाइफ विथ चॉइस एंड डिग्निटी। मतलब हमें अपना जीवन कैसे जीने का अधिकार है, अपने चॉइस से और सम्मान से। और यहां ना तो चॉइस दिख रहा है ना तो सम्मान दिख रहा है। वो 37 ईयर से कोमा में है। तो ऐसा जीवन जीने का अधिकार ही क्या, अधिकार कहां है हमें, और ऐसा जीवन जीने का फायदा क्या है मुझे, वो उन्होंने ऐसा बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ तुम सही तो बोल रही हो, ठीक है, इसे मर्सी किलिंग दिया जा सकता है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या 7 मेंबर्स का एक पैनल बनाया, मेडिकल टीम बनाया। और वो मेडिकल टीम कहां जाती है, केवीएम हॉस्पिटल मुंबई जाती है, ठीक है, जो कहां था, पारेल में, ठीक है, वहां जाती है और अरुणा सॉनबर्ग को जांच करती है। और उस रिपोर्ट
कोर्ट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिनाई कर दिया, बोला नहीं अभी ऐसा चांसेस है कि अरुणा सोनबर्ग रिटर्न आ सकती है, वो बच सकती है, अभी भी वो अपने लाइफ को जी सकती है। बट 2015 में क्या होता है, वो खुद ब खुद निमोनिया से मर जाती है। एक बार उसको वेंटिलेटर में रखा जाता है, तबियत बिगड़ जाता है, उसके बाद वो निमोनिया से मर जाती है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा था, ये तीनों केस स्टडी मैंने आपको क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि अगर कोई सुसाइड करता है, आज के एज में क्या है, अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम सुसाइड कर सकते, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है। भले ही पी रथिनम केस में ऐसा बोला गया हो, बट ये मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हाँ कोई मर सकता है, ठीक है, किसी को मर्सी किलिंग दिया जा सकता है, बट किसके ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से। आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको कब सुसाइड करना, आपको सुसाइड नहीं करना, बिकॉज यू आर द रिसोर्सेस ऑफ व्हाट, स्टेट। हम लोग किसके रिसोर्सेस है, अपने देश के रिसोर्सेस हैं, हम इसको हानि नहीं पहुंचा सकते। और सुप्रीम कोर्ट भी कैसे केसेस में ये चीज अलाउ करता है, बस 2-3 केसेस में ही, नेचुरल डेथ हो, कोमा में हो, या आपको बहुत भयंकर बीमारी हो, 4th स्टेज कैंसर हो और आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, ऐसे केसेस में मर्सी किलिंग मिल सकता है। बट ऐसे केस में, नॉर्मल केस में हम किसी का हत्या कर देते हैं, हम क्या करें, कोई सुसाइड कर लिया, तो ये अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए पी रथिनम केस बहुत बड़ा ब्लंडर था, किसके डिसीजन का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का। तो ये 3 केस स्टडी था, आई होप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इस सारे केस स्टडी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। ये देखो, ये केस स्टडी में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये रेलवे के एग्जाम में आने वाला, बट एसएससी के एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है। और इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी क्या है, एसएसआर वाला केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो एसएसआर केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इसलिए आईपीसी का सेक्शन कौन सा पूछा जा सकता है, सेक्शन 309 पूछा जा सकता है, जिसमें क्या बोला गया है, सेक्शन 309 में बोला गया है कि अगर कोई सुसाइड करता है तो वो कैसा है, पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब इंडियन पेनल कोड का धारा 309 क्या बोलता है, अगर कोई खुद से सुसाइड कर लेता है तो वो क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आप बच जाओगे तो उसको आपके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो केस स्टडी था ये इसी से रिलेटेड था कि क्या हमको सुसाइड करना अलाउड है, और अलाउड है तो कब अलाउड है, और अगर कौन अलाउ कर सकता है, तो नहीं, हमको सुसाइड करना अलाउड नहीं है। क्या हमको मर्सी किलिंग मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, बट स्पेशल केसेस में ही मिल सकता है, हर केसेस में नहीं मिल सकता। और ये हमको, आपको, आपके पड़ोसी को, सबको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा चीज है जिससे सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए। आपको क्या करना है, तब तक लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। सेफ रहे, स्वस्थ रहे, थैंक यू सो मच।